VW ग्रुप की कुछ कार्स ऐसी हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू पूरी दुनिया में खुद इसकी कंपनी से भी बड़ी है। एक तो है ऑक्टाविया और दूसरी है इनकी हॉट हैच गोल्फ। इंडिया में स्कोडा ऑक्टाविया तो मोस्टली लोगों के बजट से बाहर ही रही है और गोल्फ खुद हमारे मार्केट से ही बाहर रही। मगर 16 साल पहले स्कोडा VW ग्रुप की एक कार थी जो इन दोनों ही लेजेंडरी कार्स का कंपाइलेशन थी, स्कोडा येटी। इस गाड़ी में स्कोडा ऑक्टाविया की प्रैक्टिकलिटी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस थी और ड्राइविंग डायनेमिक्स VW गोल्फ के मिलते थे। ऑन पेपर ये कॉम्बिनेशन वाकई किलर दिखता है, मगर इंडियन मार्केट में स्कोडा के लिए यही कॉम्बिनेशन येटी को किल कर गया। साल 2010 में इंडियन ऑटो मार्केट एक्सप्लोजन की वर्ज पर था। हम बोरिंग हैचबैक से आगे बढ़ रहे थे और कुछ नया ट्राई करना चाहते थे और ऐसे टाइम पर येटी आई। क्लियरली ये एक वैन तो नहीं थी और ना ही सेडान थी, मगर ये गाड़ी एक एसयूवी भी नहीं थी जिस तरह की एसयूवीज की इंडिया को बैक देन आदत थी। ऑनलाइन लोग आज ये कहते फिरते हैं कि ये अपने वक्त से बहुत आगे थी। येटी एक परफेक्ट ड्राइवर एसयूवी थी, कोई कहता है हिडन जेम थी, फलाना फलाना। मगर सच तो ये है कि जब स्कोडा येटी ऑन सेल थी तो ऑलमोस्ट नोबडी बॉट इट। 6 साल की लाइफ में ये गाड़ी 4500 यूनिट्स भी नहीं बिक पाई। यही वजह है कि येटी स्कोडा के लिए इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्लॉप साबित हुई। और ये इसलिए नहीं हुआ कि इंडियन कस्टमर्स इस हिडन जेम को पहचान नहीं पाए, बल्कि इसका फेलियर खुद स्कोडा के अपने कर्मों के कारण हुआ। इसलिए आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि इतनी बेहतरीन कार होने के बावजूद येटी इंडिया में क्यों फेल हुई। येटी की फेलियर स्टोरी समझने के लिए पहले 2010 का इंडिया समझना जरूरी है। उस टाइम इंडियन एसयूवी मार्केट बिल्कुल अलग था। एसयूवी बायर्स क्या चाहते थे? बड़ा रोड प्रेजेंस, माचो लुक्स, अग्रेसिव स्टाइलिंग, हाइट, क्रोम और बहुत सारा दबदबा, जिसके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी जैसी एसयूवीज खूब बिक रही थी। ये एसयूवीज डिफाइन करती थी कि रियल एसयूवी कैसी होती है। और फिर इमेजिन करो, इसी मार्केट में स्कोडा एक कॉम्पैक्ट, राउंडेड, क्यूट लुकिंग क्रॉसओवर लॉन्च करती है, स्कोडा येटी। सर्कुलर फॉग लैम्प्स, सॉफ्ट कर्व्स, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस और डिजाइन जो इंडियन से ज्यादा यूरोपियन लगता था। लोग कंफ्यूज हो गए, ये एसयूवी है या ये हैचबैक है, इतनी छोटी क्यों लग रही है? और वहीं से शुरू हुई येटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में कार पहले इमोशनल डिसीजन होता है, लॉजिकल बाद में। इंडिया में हम कार्स किलो से नाप कर खरीदते हैं, जिसमें गाड़ी का फिजिकल साइज आपके सोशल स्टेटस को बूस्टर डोज देता है। 2010-11 में येटी की कीमत थी लगभग 15 से 18 लाख रुपए। उस टाइम पर लोग 10-11 लाख में ही महिंद्रा स्कॉर्पियो ले रहे थे, जो दिखने में बहुत बड़ी थी और 7 सीटर थी। और अगर कोई 20 लाख तक जा रहा था तो वो सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ देखता था, जो उस टाइम भी मोस्ट एस्पिरेशनल एसयूवी बन चुकी थी। इंडियन ऑडियंस के लिए 15-18 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी गाड़ी लेना जो एक मिड साइज सेडान होंडा सिटी से भी लेंथ में छोटी हो, यानी डील वाज ऑलरेडी डेड। येटी के डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ में ये 4222 mm की थी, चौड़ाई 1793 mm और 1691 mm ऊंचाई थी और ग्राउंड क्लियरेंस केवल 180 mm। यानी ये 25 लाख की गाड़ी लेंथ में स्कोडा कोशाक से भी छोटी और चौड़ाई में किया सेल्टॉस से भी कम और हाइट में होंडा एलिवेट के बराबर। इसका डिजाइन थोड़ा बॉक्सी और स्टेशन वैगन जैसा था। लोगों को रोड प्रेजेंस चाहिए थी और येटी थोड़ी क्यूट और कॉम्पैक्ट लगती थी। बेसिकली हमें चाहिए था एक हाथी और स्कोडा ने हमें दे दिया छोटा हाथी, वो भी प्रीमियम प्राइस पर। ग्लोबली येटी का डिजाइन काफी प्रेज हुआ। यूरोप में लोगों को इसका बॉक्सी प्रैक्टिकल डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन इंडिया में लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंडियन एसयूवी बायर इंटिमिडेशन चाहता था। फॉर्च्यूनर देख के लगता है भाई साइड दे दो, येटी को देख के लगता था जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। येटी इंटेलिजेंट लगती थी, इंटिमिडेटिंग नहीं, फंक्शनल लगती थी, एस्पिरेशनल नहीं। और इंडिया में विजुअल स्टेटस बहुत मैटर करता है। एंथुसियास्ट सीक्रेटली येटी को पसंद करते थे, लेकिन पब्लिकली खरीदने से डरते थे। और ऑनेस्टली स्कोडा ग्रुप अपने इंडिया को कभी प्रॉपर्ली समझा ही नहीं पाया कि येटी का डिजाइन फिलॉसफी क्या था। फिर आता है येटी का प्राइस प्रॉब्लम। इसका लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस 25 लाख रुपए से भी ज्यादा था एंड 2010 के इंडिया के हिसाब से ये बहुत बड़ा अमाउंट था, स्पेशली एक ऐसी कार के लिए जो विजुअली छोटी लगती थी। उस टाइम मार्केट में इसी प्राइस ब्रैकेट में कई लाख कम में टोयोटा कोरोला थी, शेवले क्रूज थी, स्कोडा की ही लॉरा थी, टोयोटा की फॉर्च्यूनर थी। इंडियन ब्रांड्स की तरफ से उससे कहीं कम पैसे में टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो और इवन 2011 तक तो महिंद्रा एक्सयूवी 500 भी मार्केट में आ गई थी। और इस सब के बीच स्कोडा सडनली बोल रही थी कि 20 लाख दो और ये कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ले लो। इंडियन बायर्स के लिए ये लॉजिक वर्क नहीं करता, क्योंकि इंडिया में वैल्यू विजुअली कैलकुलेट होती है। ये थी टेक्नोलॉजिकली प्रीमियम थी, लेकिन विजुअली लोग बोलते थे कि 20 लाख की गाड़ी इतनी छोटी क्यों है। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मैकेनिकली येटी फोक्सवैगन ग्रुप के PQ35 प्लेटफॉर्म पे बनी थी। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पे फोक्सवैगन गोल्फ
मार्क 5 बनती थी। स्कोडा ऑक्टाविया और फोक्सवैगन टिगुआन भी इसी प्लेटफॉर्म की पैदाइश है। मतलब येटी बेसिकली एक लिफ्टेड यूरोपियन हॉट हैच थी जिसमें प्रीमियम सेडान वाली प्रैक्टिकलिटी भी थी, और इसी वजह से एंथुसियास्ट्स आज भी येटी को लव करते हैं। येटी का व्हील बेस छोटा था, बिल्कुल गोल्फ की तरह कॉर्नर टू कॉर्नर, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग एकदम शार्प थी, और इसका सस्पेंशन और इंजन ऑक्टाविया से लिया गया था। मतलब आपको एक ऐसी एसयूवी मिल रही थी जो कॉर्नरिंग में किसी स्पोर्ट्स सेडान को टक्कर दे सके। इसका 2 लीटर टीडीआई इंजन और लेजेंडरी हल्डेक्स 4x4 सिस्टम इसे एक ऐसी ऑक्टाविया बनाता था जो किसी भी टफ टेरेन पर चल सके। हल्डेक्स 4x4 सिस्टम का काम ये था कि ये गाड़ी को नॉर्मल कंडीशंस में फ्रंट व्हील ड्राइव की तरह फुली एफिशिएंटली चलाता है, और जब एक्स्ट्रा ट्रैक्शन की नीड पड़ती तो ऑटोमेटिकली रियर व्हील्स भी एंगेज कर देता है। येटी की स्टीयरिंग फील प्योर यूरोपियन, हाई स्पीड स्टेबिलिटी आउटस्टैंडिंग, चेचेस बैलेंस फिनोमिनल, सस्पेंशन ट्यूनिंग ब्रिलियंट। उस टाइम की इंडियन एसयूवीज हैवी फील करती थी, इनमें बॉडी रोल ज्यादा होता था और ट्रक जैसी ड्राइव करती थी, लेकिन येटी टाइट, सॉलिड और कनेक्टेड। ऑलमोस्ट ऐसा फील होता था जैसे फोक्सवैगन गोल्फ को हाइकिंग शूज पहना दिए हो। और फिर आता है इसका ऑक्टाविया डीएनए, कैबिन क्वालिटी, जर्मन फील, टैंक लाइक बिल्ड क्वालिटी, डोर क्लोजिंग का सॉलिड थंक, सब कुछ एक्सपेंसिव फील होता था क्योंकि अंडरनीथ ये जेन्युइनली एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग थी। लेकिन वही इसकी प्रॉब्लम भी बन गई। इंडियन कस्टमर्स एसयूवी ड्रामा चाहते थे, मगर ये थी यूरोपियन सोफिस्टिकेशन ऑफर कर रही थी। टू नीश, टू इंटेलिजेंट और टू सटल। अब बात करते हैं रूम के सबसे बड़े एलिफेंट की, स्कोडा की आफ्टर सेल्स रेपुटेशन। 2010-2015 के अराउंड स्कोडा की इमेज इंडिया में अपने लोएस्ट पॉइंट पर थी। लोग डरते थे स्कोडा के एक्सपेंसिव पार्ट से, अनरिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स से, डीएसजी गियरबॉक्स इश्यूज से, पुअर सर्विस एटीट्यूड से और कॉस्टली मेंटेनेंस से। अब भले ही चाहे कुछ कंसर्न्स एग्जैजरेटेड भी हों, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। ये थी एक जर्मन इंजीनियर्ड मशीन थी, इसके पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थे। अगर इसका एक एबीएस सेंसर या एसी कंप्रेसर खराब हो जाए तो बिल सीधा 50,000 से 1 लाख रुपए तक जाता था। ऊपर से इसके ज्यादातर पार्ट्स इंपोर्ट होते थे। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो वर्कशॉप में वो महीनों तक खड़ी रहती थी क्योंकि पार्ट्स चेक रिपब्लिक से आने होते थे। टीम बीएचपी और सोशल मीडिया पर लोग स्कोडा डीलर्स की शिकायत करते थक नहीं रहे थे। पार्ट स्वैपिंग और अननेसेसरी बिलिंग की वजह से लोग स्कोडा के नाम से डरने लगे थे। ये थी जैसी कॉम्प्लेक्स गाड़ी को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इंडिया में जब कोई 20 लाख स्पेंड करता है तो सिर्फ कार नहीं खरीदता, पीस ऑफ माइंड भी खरीदता है। टोयोटा वो पीस देती है, होंडा देती है, hyundai देती है, स्कोडा नहीं दे पाई। और ये थी ऑलरेडी नीश प्रोडक्ट थी, तो जो थोड़े इंटरेस्टेड बायर्स होते भी थे वो भी सर्विस और मेंटेनेंस सुनकर भाग जाते थे। इतनी ओवर प्राइस होने के बाद भी ये थी कुछ बहुत ही क्रूशियल फीचर्स लैक कर रही थी। और जब तक लोगों को येटी की इंजीनियरिंग समझ आती तब तक मार्केट में रेनो डस्टर आ गई। डस्टर रगड़ थी, दिखने में एसयूवी लगती थी, और सबसे मेन बात येटी से 10 से 15 लाख रुपए सस्ती थी। उसके बाद आई hyundai क्रेटा, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। क्रेटा ने लोगों को वो दिया जो येटी में मिसिंग था, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ और इजी मेंटेनेंस। स्कोडा ने येटी में ऑटोमेटिक ऑप्शन देने में बहुत देर कर दी और तब तक पब्लिक आगे बढ़ चुकी थी। ऊपर से येटी इंडिया में बहुत जल्दी आ गई। आज इंडिया क्रॉसओवर्स के लिए पागल है। hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, VW टाइगून, स्कोडा कुशाक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवीज मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन साल 2010 में इंडिया रेडी ही नहीं था। उस टाइम बायर्स को चाहिए होती थी या तो प्रॉपर सेडान या प्रॉपर एसयूवी, और येटी दोनों के बीच में ही कहीं अटक गई थी। एसयूवी बायर्स को ये छोटी लगती थी, हैचबैक बायर्स को महंगी, और सेडान बायर्स का तो कोई चांस ही नहीं था। और इसी पोजीशनिंग कंफ्यूजन ने येटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आयरॉनिकली अगर एग्जैक्टली सेम येटी आज जिस मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ दूसरे देशों में बिक रही है और अब इंडिया में लॉन्च हो जाए तो शायद कुछ अच्छे नंबर्स में बिक भी जाए। लेकिन येटी के फेलियर के पीछे मैं इस कार से ज्यादा खुद इसके ब्रांड स्कोडा को दोष देता हूँ, क्योंकि स्कोडा येटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। कंपनी बायर्स को एजुकेट ही नहीं कर पाई कि येटी की प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग कितनी फाइन है, इसकी क्रॉसओवर प्रैक्टिकलिटी क्या चीज है, यूरोपियन डायनेमिक्स का क्या बेनिफिट है, या ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सिटी के लिए इतनी बेटर क्यों है। इसलिए मोस्ट पीपल को समझ ही नहीं आया कि येटी इतनी एक्सपेंसिव क्यों थी। एवरेज कस्टमर्स को बस ये लगा कि ये ओवर प्राइस्ड है, और जब प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना पड़े तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोयोटा रिलायबिलिटी सेल करती है, महिंद्रा टफनेस, hyundai फीचर सेल करती है, लेकिन स्कोडा इंजीनियरिंग सेल करती रह गई। और इंडिया में इंजीनियरिंग अलोन मास बायर्स को अट्रैक्ट नहीं करती। स्कोडा येटी के संग एक दिक्कत ये भी रही कि जो इंजीनियरिंग येटी को ब्रिलियंट बनाती थी वही उसको एक्सपेंसिव टू मेंटेन भी बनाती थी। देखो, यूरोपियन कार्स डिफरेंटली इंजीनियर्ड होती हैं, टाइटर टॉलरेंस, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रीमियम कंपोनेंट्स, बेटर डायनेमिक्स, सुपीरियर राइड क्वालिटी, लेकिन ये सब चीप नहीं आता। और इंडियन बायर्स प्रायोरिटाइज करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस, चीप
चीप स्पेयर पार्ट्स और रीसेल वैल्यू। ये थी इन सब एरियाज में वीक थी। इसकी रीसेल वैल्यू तो छोड़िए, फर्स्ट सेल के लिए ही कंज्यूमर्स नहीं थे, पार्ट्स एक्सपेंसिव थे और मेट्रो सिटीज के बाहर प्रॉपर मैकेनिक्स भी नहीं मिलते थे, तो ओनरशिप एंजाइटी और बढ़ गई। आखिरकार स्कोडा ने येटी को इंडिया में मई 2017 में बंद ही कर दिया। असल में स्कोडा येटी कभी बैड कार थी ही नहीं, बल्कि स्कोडा ने इस गाड़ी को इंडिया में लापरवाही और जल्दबाजी में एक्सिक्यूट किया। ये एक ऐसी क्रॉसओवर थी जिसमें स्कोडा ऑक्टाविया की प्रैक्टिकलिटी थी और फोक्सवैगन गोल्फ की इंजीनियरिंग सोच, लेकिन इंडिया मसल चाहता था और ये थी इंटेलिजेंस ऑफर कर रही थी। आपका इस बारे में क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और हाइप भी करिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।